और बच्चों कैसे हैं आप? चैप्टर तैयार कर रहे हैं लगातार। बायोलॉजी कैसी लग रही है? जीव विज्ञान विषय अब मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत रुचिकर हो चुका होगा और उसके लिए निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देना होगा विद्या प्रकाशन के इस प्रयास का कि आप लोगों को लगातार विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई ये वीडियो क्लासेस मिल रही हैं, ये लेक्चर्स आप लोगों को लगातार प्राप्त हो रहे हैं और आप अपनी परेशानियां, जो भी दिक्कतें इस विषय को समझने में आपके सामने आती है, आप लगातार उन टॉपिक्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। आपके दिमाग में वो सारे ही सारे टॉपिक्स क्लियर भी होते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का एक दूसरा चैप्टर नंबर 6 है आपकी बुक के हिसाब से, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, आज मैं आपको कुछ सूक्ष्म खोजों के बारे में बताऊंगा। मेंडल ने अपने नियम दिए थे, लेकिन प्राचीन काल का समय था, वो समय था जब तक विज्ञान बहुत तरक्की नहीं कर पाया था। एक दौड़ में जरूर थे सभी वैज्ञानिक, लेकिन तरक्की नहीं हो पाई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण तब तक नहीं हुआ था। तब तक ये नहीं पता लग पाया था कि वंशागति होती है तो होती किस माध्यम से है, वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स को ले जाते हैं। 1869 की बात है जब मिशर नाम के एक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। 1869 का समय जब खोज की गई न्यूक्लिक अम्ल की, और उन्होंने ये न्यूक्लिक अम्ल कहां पर खोजा? बच्चों, पस सेल्स, पस कोशिकाओं में उन्होंने इस न्यूक्लिक अम्ल की खोज की और इसको नाम दिया गया न्यूक्लीन। न्यूक्लीन, NUCLEIN, न्यूक्लीन नाम दिया मिशर ने 1869 में। नोट कीजिए इन बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी कि ऐतिहासिक तथ्य किसी भी विषय की मजबूती के लिए, मजबूती से समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें पता होना चाहिए उन स्टेप्स का, क्रमवार रिसर्चेज, शोध, खोज किस प्रकार से हुई। बहुत मदद मिलती है एक विषय को अपने दिमाग में बैठाने के लिए इन ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा। 1869 में मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की और उसको न्यूक्लीन नाम दिया। और ये खोज उन्होंने कहां पर की? उन्होंने ये खोज की पस कोशिकाओं में। और अल्टमान एक और वैज्ञानिक थे। बात पहुंची 1899 यानी 1899 तक। अल्टमान ने इसकी अम्लीय प्रकृति का अध्ययन किया और जब सिद्ध हो गया कि इसकी प्रकृति एसिडिक यानी कि अम्लीय है, तो उन्होंने इसे नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। तो इसको नाम दिया गया बच्चों न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। बात अभी यहीं तक खत्म नहीं हुई, थोड़ा और आगे चलते हैं। कोसेल, KOSSEL, कोसेल नाम के एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने इसकी तमाम न्यूक्लिक एसिड की संरचना का अध्ययन किया, जिसके लिए सन 1910 में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बच्चों, खोज आगे 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 क्रमवार चलती गई और आज हम एक बहुत ही एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। हमारी जानकारियां बहुत एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी हैं।
यद्यपि ये नहीं कहा जा सकता कि हम जानकारियों के अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी ना जाने कितने स्टेप्स आगे और हमें जाना है, ना जाने कितने शोध, कितनी रिसर्चेज, कितनी खोज और कितने आविष्कार अभी बाकी हैं। तो बच्चों, बाद में इस बात का पता लगा कि ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, न्यूक्लिक एसिड होते हैं दो प्रकार के, यानी कि अगर हम बात करते हैं, मेरे पीछे लगी हुई इस स्क्रीन पर आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, एक न्यूक्लिक एसिड DNA होता है तो दूसरा न्यूक्लिक एसिड RNA होता है। DNA और RNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA की फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये होती है, आप लोगों को लगातार नोट करना पड़ेगा और मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा। मेरी आपकी पहले भी बात हो चुकी है कि टर्मिनोलॉजी हमें इंग्लिश में याद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बढ़ते बढ़ते एक एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे, यूजी और पीजी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विषयों में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये टर्मिनोलॉजी पूरी तरह से अंग्रेजी में ही करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। टर्मिनोलॉजी का एक बार हिंदी में याद करना और फिर दोबारा उसको अंग्रेजी में याद करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे केवल हिंदी और अंग्रेजी के बीच में एक झूला झूलते रह जाते हैं, विषयों की गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेरी बात को आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि आपको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही करनी होगी। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में नोट करिए जैसा मैं कह रहा हूं। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, नोट करिएगा। और RNA की फुल फॉर्म होती है, प्यारे बच्चों, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड प्राप्त हुए। पता लगाया गया कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है DNA और दूसरा नाम होता है RNA। ज्यादातर जीवधारियों में जो आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल है वो DNA ही है, और RNA कुछ प्लांट वायरसेस में देखा गया कि RNA एक आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल की तरह से काम करता है, प्यारे बच्चों। और साथ साथ ये भी पता लग गया कि DNA कोशिका के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि RNA कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म वाले भाग में मिलता है। अधिक मात्रा, यद्यपि न्यूक्लियस के अंदर भी RNA की कुछ मात्रा पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से RNA की उपस्थिति साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में ही देखी गई है। अब सवाल यह होता है, बहुत दिनों तक एक विवाद चलता रहा वैज्ञानिकों के बीच में, सभी कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित था, सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल और केवल एक बहस जारी रही कि आनुवंशिक पदार्थ DNA है या प्रोटीन। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि प्रोटीन एक आनुवंशिकी पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, और वैज्ञानिकों के एक समूह, एक ग्रुप का कहना था कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है। कुछ इस तरह की बातें चल रही थीं।
निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था कि तभी एक वैज्ञानिक जिनका नाम था सर फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और बात है ये 1928 की। 1928 में ग्रिफिथ साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया और यह सिद्ध कर दिया अपने प्रयोगों के द्वारा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ना कि आरएनए। क्या किया ग्रिफिथ ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों? ये प्रयोग ग्रिफिथ का कहलाता है ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण प्रयोग, यानी कि ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु रूपांतरण। और इसके लिए ग्रिफिथ ने सन 1928 में कुछ प्रयोग किए, और ये प्रयोग किए उन्होंने निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु, जिसका नाम था डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। तो बच्चों, ग्रिफिथ ने अपना यह प्रयोग निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु, जिसको कहा जाता है डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, ये डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई पर अपना प्रयोग किया। उन्होंने बैक्टीरिया की दो फॉर्म ली। देखो बच्चों, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया है, इसकी दो फॉर्म होती हैं। एक फॉर्म होती है वायरुलेंट और दूसरी होती है नॉन वायरुलेंट, यानी कि एक जीवाणु वो होता है जिसके बाहर एक स्मूथ वॉल होती है। इसको स्मूथ वॉल होती है, इस बैक्टीरिया या जीवाणु को कहते हैं S3। और एक दूसरी फॉर्म होती है जिसको R2 कहते हैं, इसके बाहर की तरफ कोई चिकनी भित्ति यानी कि स्मूथ वॉल नहीं होती। ये दो फॉर्म होती हैं निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु की। जाहिर सी बात है कि जब बाहर एक भित्ति चिकनी भित्ति होगी तो बाहर की वॉल स्मूथ ही दिखाई देगी, छूने पर भी वो स्मूथ महसूस होगी। लेकिन आर यानी कि रफ, जब ये स्मूथ वॉल नहीं है तो बैक्टीरिया की बाहर की जो सतह है वो रफ होगी, खुरदुरी होगी। तो ये दो फॉर्म्स उन्होंने ली और इन दोनों ही फॉर्म्स को उन्होंने अलग अलग प्रकार से चूहों के अंदर इंजेक्ट किया। कैसे किया, यही आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं। मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर सबसे पहले ए डायग्राम देखिए। ए डायग्राम में उन्होंने, जिसको मैंने ये एन सर्कल किया है, चूहे को एक इंजेक्शन दिया गया। इस इंजेक्शन में भरे हुए थे S3 बैक्टीरिया, यानी कि स्मूथ वॉल बैक्टीरिया। चूहे के ब्लड में ये बैक्टीरिया पहुंचे, बाहर उनके एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि एक स्मूथ वॉल मौजूद थी। बैक्टीरिया ब्लड में सरवाइव कर गए, चूहे को निमोनिया हुआ, चूहा मर गया। राइट। जबकि अगर हम बात करते हैं ग्रिफिथ के किए गए दूसरे एक्सपेरिमेंट की प्रयोग की, जिसमें उन्होंने चूहे के अंदर R2 बैक्टीरिया इंजेक्ट किए। चूंकि बैक्टीरिया के चारों तरफ, जीवाणु के चारों तरफ कोई प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि सुरक्षा भित्ति नहीं थी, इसलिए ये बैक्टीरिया चूहे के ब्लड में सरवाइव नहीं कर पाए और नष्ट हो गए। चूहा मजे से सरवाइव करता रहा, यानी कि जीवित रहा। तो पहले केस में चूहा मर गया, जबकि दूसरे केस में चूहा जीवित रहा। और बच्चों,
तीसरे केस की मज़ेदारी देखिए। इस बार इन्होंने जो S3 बैक्टीरिया का स्ट्रेन चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया, उसको उन्होंने हीट किल कर दिया था। यानी कि इतना उबाल दिया था टेस्ट ट्यूब में लेकर के कि उसकी जो बाहर की स्मूथ वॉल थी नष्ट हो चुकी थी। अब इस बैक्टीरिया को कमो या बेश, कम या ज़्यादा इसकी तुलना R2 बैक्टीरिया से की जा सकती थी, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई भित्ति, कोई सुरक्षा भित्ति नहीं थी। इसने जब ये इंजेक्ट हुआ चूहे के अंदर, तो ये बैक्टीरिया स्वतः ही नष्ट हो गया सुरक्षा भित्ति के अभाव में, और चूहा फिर सरवाइव कर गया, चूहा जीवित रहा। और चौथे एक्सपेरिमेंट में D पार्ट को उन्होंने इस S3 हीट किल्ड यानी कि C वाला जो मिक्सचर बचा हुआ था उसको लिया, और थोड़ा सा B वाला जो मिक्सचर था वो भी बचा हुआ, उन दोनों को मिक्स किया और चूहे के अंदर लगा दिया। देखिए बच्चों, हीट किल्ड था S3, यानी कि निमोनिया हो ही नहीं सकता था। R2 था, यानी कि निमोनिया हो ही नहीं सकता था। चूहे को निमोनिया हो ही नहीं सकता था, चूहे को जीवित रहना चाहिए था, लेकिन चूहा मर गया। और इस परिणाम ने ग्रिफिथ को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा क्यों हुआ कि जब हीट किल्ड S3 और R2 के मिक्सचर को चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर क्यों गया? ग्रिफिथ परेशान थे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें चूहे को मारने के लिए सक्षम थी ही नहीं। एक्सपेरिमेंट नंबर B और एक्सपेरिमेंट C से ये सिद्ध हो चुका था पूर्णतया कि चूहा जीवित ही रहेगा, लेकिन D एक्सपेरिमेंट में चूहा मर गया। अब ग्रिफिथ ने उस चूहे का ब्लड निकाला और ब्लड को टेस्ट किया। अरे वो फिर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि आने वाले परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक थे। उन्होंने तो हीट किल्ड S3 इंजेक्ट कराया था, लेकिन ब्लड से S3 स्ट्रेन प्राप्त हुआ, लेकिन वो हीट किल्ड नहीं था। जो बैक्टीरिया उनको प्राप्त हुए वो सब के सब बहुत बढ़िया सुरक्षा भित्ति लिए हुए थे। वो प्रोटेक्टिव लेयर उनके चारों तरफ थी। ग्रिफिथ बार बार अनेक आश्चर्यों से गुजर रहे थे कि ऐसा कैसे संभव हो गया कि ये S3 बैक्टीरिया कहां से पैदा हो गए। बच्चों, यहां पर एक निष्कर्ष निकाला गया। यहां पर ग्रिफिथ ने जो अपना निष्कर्ष दिया, उन्होंने कहा कि S3 बैक्टीरिया को हीट किल्ड करने में भले ही उसकी सुरक्षा भित्ति खत्म हो गई थी, लेकिन उसके अंदर, उसके न्यूक्लियस में मौजूद, उसके अंदर मौजूद DNA, जिसके अंदर सुरक्षा भित्ति को उत्पन्न करने की सारी जानकारियां, इंफॉर्मेशंस मौजूद थी, वो तो नष्ट नहीं हुआ था। जब DNA मौजूद था तो एक नई सुरक्षा भित्ति पैदा हो सकती थी। और जब ये S3 स्ट्रेन हीट किल्ड R2 के संपर्क में आया और उसके DNA एक सेल से दूसरे सेल में एंटर किए, तो उनके चारों तरफ एक नई सुरक्षा भित्ति पैदा हो गई। और यही चीज, यही घटना, जिसको नाम दिया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बैक्टीरिया का रूपांतरण। R2 नाम के जो बैक्टीरिया थे वो S3 में कन्वर्ट हो गए, बिकॉज उनके अंदर का न्यूक्लिक एसिड चेंज हो गया था। और ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट ने ये बात पूरी तरीके से सिद्ध कर दी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। DNA न्यूक्लियस में मौजूद होता है, बाहर चाहे कुछ भी नष्ट कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, स्पॉइल कर दिया जाए, अगर DNA सलामत है तो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी आनुवंशिक सूचनाएं सलामत है। और ये आनुवंशिक सूचनाएं ही दूसरी बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर पाई, यानी कि उसका रूपांतरण कर पाई। बच्चों
ध्यान से पढ़िएगा इस एक्सपेरिमेंट को, एक बार, दो बार, तीन बार, मेरे वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। और मैं आता हूं अब एक दूसरे एक्सपेरिमेंट को, जिस एक्सपेरिमेंट ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को बल दिया। हाइवरी, मैकलियॉड एंड मैकार्टी नाम के 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक और उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट जो कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसको दोहराया, रिपीट किया, लेकिन चूहे के अंदर नहीं किया। उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर किए। आप मेरी स्क्रीन पर लगे हुए चित्रों में देख सकते हैं कि ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर किए गए, परख नली में किए गए। और मेरे प्यारे बच्चों, परख नली में भी मैकलियॉड, एवेरिया और मैकार्टी को वही परिणाम प्राप्त हुए जो ग्रिफिथ को चूहे में प्रयोग करके प्राप्त हुए थे। यानी कि एक वैज्ञानिकों का पूरा जत्था आज ग्रिफिथ के साथ आ चुका था। और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये बात सिद्ध हो चुकी थी। बच्चों, बातें चलती रहती हैं, एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, प्रयोग चलते रहते हैं। वैज्ञानिक खोजें एक टाइम में शुरू हुई। वैज्ञानिकों को एक मूल रूट बेसिस यानी कि एक मूल आधार प्राप्त दिया गया मेंडल के द्वारा। मेंडल ने एक राह दिखाई थी वैज्ञानिकों को जेनेटिक्स की, कि किस तरीके से अध्ययन को आगे की तरफ बढ़ाना है। चाहे वो न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई, चाहे डीएनए को सिद्ध करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स किए गए, चाहे ग्रिफिथ ने किए, एवेरी ने किए, मैकलियॉड ने किए, मैकार्टी ने किए। खोजें लगातार जारी रही और इसी क्रम में एक खोज और हुई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वो प्रयोग किया गया था हर्शे और चेज नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा, और इन्होंने पूर्णतया यानी कि सर्वमान्य रूप से यह सिद्ध कर दिया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। और उसके लिए उन्होंने बैक्टीरियोफेज नाम के जीवाणु का सहारा लिया। बैक्टीरियोफेज नाम का जीवाणु बच्चों कुछ इस तरह का होता है, रॉकेट की शेप का। ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस होता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, इसीलिए इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बच्चों, इसके अंदर ये डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस है, गंगा के जल में यही बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जो गंगा के जल को खराब करने वाले सारे जीवाणुओं को खा जाता है। और इसीलिए गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। गंगा जल को हमारे यहाँ एक धार्मिक रूप से देखा जाता है। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। मान्यता यही है कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण मैं आपको आज बता रहा हूं कि गंगा के पानी के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस मौजूद होता है जो कभी गंगा के पानी को खराब नहीं होने देता बच्चों। और इसी बैक्टीरियोफेज वायरस का प्रयोग किया हर्शे और चेज नाम के 2 वैज्ञानिकों ने। और कैसे किया? उन्होंने इसको रिप्रोडक्शन के लिए छोड़ दिया। बाहर की तरफ इसकी जो भित्ति होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और इसके अंदर डीएनए होता है, ये न्यूक्लिक एसिड, यानी कि बाहर की जो भित्ति है ये प्रोटीन की बनी हुई है बच्चों। अब जब ये वायरस रिप्रोड्यूस करता है तो ये किसी लिविंग सेल के साथ अटैच हो जाता है। इसके टेंटिकल्स इस लिविंग सेल के साथ चिपक जाते हैं और इसका डीएनए
एंट्री कर जाता है होस्ट सेल के अंदर, जहां ये डीएनए रेप्लिकेट होता है और अपनी जैसी बहुत सारी कॉपियां तैयार करता है, प्रतियां तैयार करता है। इसके चारों तरफ नए प्रोटीन कोड तैयार होते हैं, बनते हैं, और जब ये होस्ट सेल फटती है तो ये सारे बैक्टीरियोफेज वायरस के छोटी छोटी संतानें बाहर आ जाती हैं, बहुत सारी। ये प्रोसेस है इसके रिप्रोडक्शन का। जब हर्शे और चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने इसके डीएनए में फास्फोरस 32 और इसके प्रोटीन कोट में सल्फर 35 का प्रयोग किया। जनरली उल्टा होता है, फास्फोरस 35 होता है, सल्फर 32 होता है, लेकिन इसका उल्टा प्रयोग किया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए गए, लेबलिंग की गई, और जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसको जब चेक किया तो डीएनए में तो ज़रूर P32 प्राप्त हुआ, लेकिन सल्फर में S35 प्राप्त ना होकर के S32 ही प्राप्त हुआ, जिसने इस बात को पूर्णतया सिद्ध कर दिया कि डीएनए तो वही वाला है जो पेरेंट में था, लेकिन प्रोटीन नया निर्मित हुआ है। तो पुराना था, पेरेंट से आया था, पिछली जनरेशन से आया था, तो आनुवंशिक पदार्थ तो डीएनए ही होगा। तो इसी प्रकार से बच्चों आखिरकार ये सिद्ध हो ही गया पूरी तरीके से कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। मैं समझता हूँ ये सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने इस पाठ्यक्रम को, अपने इन टॉपिक्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि आपको कंसेप्ट्स को समझने में आसानी हो, सफलता मिले, और परिणाम स्वरूप आप अच्छे नंबरों से प्राप्त हों और बड़े से बड़े प्रतियोगी परीक्षा को भी आप जीत सकें, आसानी के साथ बीट कर सकें। तो इन्हीं सभी आशाओं के साथ मैं आज आप लोगों के साथ विदा लेता हूं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जेनेटिक्स की ही नई बातों के साथ। अगले लेक्चर में मैं डीएनए के और कुछ तथ्यों के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।